जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जीके जीएस की बहुत अच्छी श्रृंखला फिर से आपके लिए स्टार्ट की है। जीके जीएस के भोकाल प्रश्नों के साथ शाम को डेली 6 PM पर यानी कि 6 बजे ये क्लास आपको डेली मिलेगी, जो आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर होती है। आपके सभी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी का कोई एग्ज़ाम, ग्रुप डी और ख़ासकर एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए ये क्लास जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चनों के साथ ये मिक्स क्लास रखी गई है। कल बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो है इसमें साइंस के क्वेश्चन नहीं है, तो आज मैंने साइंस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको बता दें डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है, तो डेली जुड़ना ना भूलें इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो बाद में वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, धमाकेदार पहला क्वेश्चन। लीजिए, स्क्रॉल करके बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा, ये लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? बताएंगे। अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा, कनारी की धारा या पेरू की धारा? बताएंगे। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, जो पेरू है, इस पेरू की धारा को हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्बोल्ट की धारा। पेरू की धारा आप कह लीजिए या कह लीजिए हम्बोल्ट की धारा। क्या कर लीजिए सर? हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, हम्बोल्ट की धारा कर लीजिए। और ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये आपको प्रशांत महासागर, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका है। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, नीचे वाला हिस्सा, और यहाँ पर आपका पेरू पड़ता है। तो ये वाली धारा इस प्रकार से जाती है। पेरू की राजधानी लीमा है, तो ये कहाँ पर मिलती है? और ये है कहाँ? ये वाला प्रशांत महासागर है आपका, ये है प्रशांत महासागर। तो जो पेरू है ये आपका प्रशांत महासागर में आता है। बाकी गल्फ स्ट्रीम हो गई, जैसे फ्लोरिडो की धारा हो गई, और ये ब्राज़ील की धारा हो गई, ये जो धाराएं अटलांटिक महासागर में चलती हैं। और कनारी, वेनेजुएला, लेब्राडोर आदि ये सभी कैसी धाराएं हैं? लेब्राडोर जो है ये ठंडी धारा, और गल्फ स्ट्रीम ये आपकी गर्म धारा है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बताएंगे। कह रहा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, तो उत्तरी अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रेरी देखने को मिलेगा। पंपास कहाँ मिलेगा? तो अर्जेंटीना में जाएंगे आप। कहाँ? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पंपास देखने को मिलेगा। स्टेपीच डाउन्स, या आप नीचे अगर चले जाएं, डाउन्स मतलब क्या होता है? नीचे जाना, बैठ जाना। तो नीचे जब बैठ जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। स्टेपीच ये कहाँ पर मिलेगा? ये रूस वाले इलाके में, यूरोप और रूस का इलाका है, तो आप इसे रूस वाले रूस में कह लीजिए। ठीक है, आपको याद है उत्तरी अमेरिका में पेरी का विकास हुआ है, और ये अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी रॉकीज पर्वत के आसपास वाली क्षेत्र है। कहाँ पर? तो आप कहेंगे जब ये इस वाली जो रेखा आपकी जाती है, ये वाला क्षेत्र जो आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद। पर पंपास जो है, पंपास ये आपका दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में विकसित हुआ है। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या सदाबहार किस्म के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर आपकी ये होती है भूमध्य रेखा। ये आपकी बीच वाली जो होती है 0 डिग्री रेखा, इसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। ठीक है, 0 डिग्री। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। ये होता है सूरज। सूरज की साल भर किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं सीधी। जिस प्रकार से सूरज अगर पृथ्वी के पास जाएगा, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो जो इस ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे आप लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और खासकर जो वन सदाबहार पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होगा, तापमान का सीधा संबंध किससे है? कहेंगे सर वर्षा से है। किससे है? वर्षा से है। अब तापमान ज़्यादा होगा, आर्द्रता मिलेगी तो वर्षा होगी। अब जब वर्षा होगी तो सदाबहार वन आएंगे, और सदाबहार वन आएंगे, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह, जैसे ब्राज़ील में अलग नाम है, और आगे आप चलेंगे अलग नाम है, लेकिन ये कैसे सब वन है? ये आपके भूमध्य रेखा ही वन है। भूमध्य रेखा पर इस वाले क्षेत्र में आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा, भूमध्य रेखा में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कौन कौन से, अगर आप देखेंगे कौन कौन से वृक्ष आ जाते हैं, जैसे रबड़ का वृक्ष। रबड़ का वृक्ष ये सदाबहार वन में आ जाता है। ठीक है, इनकी लकड़ी काम की नहीं होती, ये भी बात आपको, क्योंकि ये तापमान के, इनको सूरज मिलता नहीं है यहाँ पर, मतलब कहने का सॉरी,
अब मेरा पूरा टॉपिक समझिए, कॉन्सेप्ट। ये घने बहुत होते हैं क्योंकि वर्षा जाती है तो घने होते हैं। अब घने जब होंगे तो इनमें सूरज, तापमान तो बहुत होगा लेकिन इनमें सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए इनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। और जब लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत घने हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादातर काम में इनकी लकड़ी नहीं आती है। और इसमें आपका बांस एक आ जाता है, बांस आ जाता है, इसमें एबोनी आ जाता है, महोगनी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया महोगनी कैसा है, तो आपको याद है महोगनी जो है ये सदाबहार वन है। महोगनी कैसा है सर? सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये रहा शानदार क्वेश्चन। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं और सभी एग्जामों में आपको ये हेल्प करेगा। जीके जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली के आपको इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिलेंगे शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए, कह रहा है आबादी वृद्धि कैसे होती, तो आपको याद है जन्म और मृत्यु की दरों के भी जो बीच का अंतर होता है वही क्या होती है? आबादी में वृद्धि होती है। अब मान लिया किसी वर्ष 10 लोग, 1000 मान लो 1000 लोग क्या हुए? पैदा हुए, ठीक है, पैदा हुए। और जिनकी मृत्यु हुई वो 900 ही हुई। तो जो आबादी वृद्धि हुई वो 100 जो हुई वो क्या हुई? वो आबादी वृद्धि हुई। तो यानी कि जो पैदा हुआ यानी कि जन्म हुआ और मृत्यु हुआ, उसके बीच का जो अंतर होता है वही आपका क्या होता है? आबादी की वृद्धि वही होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या इंदिरा नहर को किन नदियों के पानी मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा नहर से किन नदियों पर पानी मिलता है? बात करते हैं इंदिरा नहर की। तो इंदिरा नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, आप लोग जानते होंगे। किस किस राज्य में जाती है बात करेंगे। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आपका सबसे पहले आ जाता है राजस्थान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। राजस्थान को ये जल देती है। उसके बाद आपको याद रखना पे पंजाब को भी जल देती है, ठीक है। यह आपकी हरियाणा को भी जल देती है, हरियाणा। इन लोगों की, इन तीनों राज्यों की ये सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लाभान्वित है, ठीक है। कहाँ पर? तो आपको सतलज और व्यास नदी का जहाँ पर संगम है वहीं पर आपका हरिके बांध बनाया गया, हरिके बैराज बनाया गया है, हरिके बांध बनाया गया। हरिके बांध से इसको निकाला गया है, हरिके बांध से ही इसको निकाला गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना भारत की सबसे बड़ी नहर है ये इंदिरा गांधी नहर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। कह जादूगोड़ा का संबंध किससे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जादूगोड़ा का संबंध किससे? जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो झारखंड वाला, ये देखिए झारखंड का राज्य है, झारखंड राज्य का नक्शा है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको जादूगोड़ा देखने को मिलेगा। यूरेनियम के लिए बहुत उत्पादन है, यूरेनियम के खनन के लिए, ठीक है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है वो झारखंड राज्य में पड़ती है, ठीक है। राज्य में यहाँ पर आपको एक सिंह भूमि तथा टाटा नगर के समीप जादूगोड़ा स्थित है। ये सिंह भूमि और टाटा नगर जब आप जाएंगे उसी के पास आपको क्या मिलेगी? जादूगोड़ा की खानें मिलेंगी, जो आपके यूरेनियम के खनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी ला रहा हूँ बेहतरीन क्वेश्चन है। आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए डेली आप हमारे साथ जुड़ें शाम को 6 बजे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? बताइए। ऑपरेशन फ्लड, बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। ये आपको जो आया, ये दुग्ध क्रांति किसे कहते हैं? जैसे श्वेत क्रांति हम कहते हैं, श्वेत क्रांति कह लीजिए, दुग्ध क्रांति कह लीजिए, ठीक है। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। वर्गीस कुरियन जी इसको लाए थे और दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है। कौन? वर्गीस कुरियन जी से लाए थे, ठीक है। श्वेत क्रांति, भारत में इसके श्वेत क्रांति को जनक हैं कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं श्वेत क्रांति के जनक, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे। क्या केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? मैं आपको बता दूं, केबुल लामजाओ, तो मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर? मणिपुर में, आपका मणिपुर राज्य में आपको केबुल लामजाओ मिलता है। ये झील कौन सी है? तो आपको याद है ये लोकटक झील पे है। कौन सी झील है? लोकटक झील, लोकटक झील, केबुल लामजाओ, लोकटक झील। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, तो आपको याद है केबुल लामजाओ है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर कौन सा पशु पाया जाता है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है? बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तैरता हुआ द्वीप है, ये आपको याद रखना है। एकमात्र भारत का, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताएंगे राइट आंसर। कह रहा भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ले लिया गया है, अर्थशास्त्र। भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते, जो भुगतान करेंगे वो ऋण नहीं दे सकते, बिल्कुल सही। ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर मांग आप जमा करेंगे तो स्वीकार करेंगे।
एक डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं, बिल्कुल सही है। तो आपके तीनों सही हैं, ठीक है। भुगतान बैंक ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते हैं, और यह जो बैंक होते हैं ये प्रत्येक ग्राहक के मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके साथ ही या पेटीएम बैंक एटीएम के डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन तो क्रेडिट कार्ड नहीं। जैसे कौन कौन से हैं इसमें, कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एयरटेल आ जाती है, पेटीएम जो बहुत फेमस है, ये जो बैंकें होती हैं ये आपके ग्राहक को ऋण नहीं दे सकती, ठीक है। चलिए, जमा आप जमा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ। देखिए, अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की हैं, एक निजी और एक क्या होती है, एक निजी और अपने यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। निजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसे आप लोग निजी अर्थव्यवस्था में कहते हैं, और एक सार्वजनिक अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं जो चीन में चलती है। तो निजी अर्थव्यवस्था जो है जिसमें आपका जो पूंजीपति है उनका बोलबाला होता है, ठीक है। और जो अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था आएगी, इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी हस्ताक्षर। कहने का मतलब है कुछ प्रोडक्टों को अलग अलग बांट दिया गया है। मान लिया ए प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है। ए जो है ये ए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना भारत चल ही नहीं सकता, मतलब मानव नहीं चल सकता। जैसे इसमें क्या आ जाता है, खाद्यान्न की वस्तुएं, जैसे नमक है, गेहूं है, चावल है, ठीक है, खाद्यान्न की वस्तुएं। बी में क्या आ जाता है, मोटरसाइकिल, जो साधन की वस्तुएं हैं, जिन्हें आप आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आरामदायक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, तो ये बी में आ जाती हैं। अब सरकार ने क्या कह दिया है, सरकार ने कह दिया है, देखिए भाई साहब, सरकार ने साफ साफ कह दिया जो वस्तु ए है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण रहेगा, जैसा हम कहेंगे उतनी ही रेट आप लगा सकते हैं वस्तु ए की। बी में आप जितना मन चाहिए लगाइए, ठीक है, उस पर हम टैक्स लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें आपको सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों के गुण आपको विद्यमान मिलेंगे। समझ गए पूरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए। साइंस के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन शानदार मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है खासकर एसएससी जीडी वाले के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत अच्छे से साइंस आएगी, लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। किस रुधिर वर्ग का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, बताएंगे। किस रुधिर वर्ग का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। तो आपको याद ना है जो ग्रुप डी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ए बी, ए बी जो होता है इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, याद रखेंगे। चलिए, ग्रुप ए बी का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। लीजिए अगला क्वेश्चन, अमाशय में कौन सा एंजाइम स्राव होता है, बताएंगे। अमाशय में कौन सा एंजाइम स्राव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अमाशय में रेनिन होता है, यह आपका स्राव होता है रेनिन, ठीक है, याद रखें। और अग्नाशय में कौन सा, अग्नाशय में साइप्रेज है, ट्रिपियन है और एमालाइज है, ये अग्नाशय में आपके जाते हैं, ठीक है। वैसे अमाशय में रेनिन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का अभाव होता है, बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अग्रभाग, पश्च भाग, बगल भाग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अगर मीठे की बात करेगा तो वो अग्रभाग में आएगा, ठीक है। पश्च भाग में हम कड़वा देखते हैं, क्या कहते हैं सर, कड़वा जो होता है वो पश्च भाग में देखते हैं। बगल भाग में सर क्या देखते हैं, तो बगल भाग में आपको याद ना, यहाँ पर खट्टा देखते हैं, ठीक है, खट्टा जो है वो बगल भाग में देखते हैं, कड़वा पश्च भाग में देखते हैं, मीठा अग्रभाग में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हों ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। कह रहा है फाइब्रोनिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ और किस अंग से होता है, बताएंगे। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ और किस अंग से होता है। ऑप्शन कह रहा है अग्नाशय, वक्र, अग्नाशय, अमाशय, अग्नाशय और यकृत। तो आपको याद रखना है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यकृत हो जाएगा। यह प्रोटीन का उत्पादन यकृत यानी कि लीवर से होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। किसके लिए, यकृत जो होता है ये रक्त का थप्पा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, कौन सा फाइब्रोजन प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पर। इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है
रोग के कारण जन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। इसमें अगर ये रोग आपके हो गया, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपकी जो जनन क्षमता है और दृष्टि ये आपकी कम हो जाएगी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स होता है, आपको मालूम हो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार के हार्मोन्स होता है। क्या होता है सर, हार्मोन्स, सॉरी क्या होता है, कहेंगे सर हार्मोन्स होता है, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जिसका निर्माण अग्राशय में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण इंसुलिन का होता है वो अग्राशय में होता है और हाइबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज अगर होगा वो इंसुलिन की कमी के कारण, अगर आपके इंसुलिन कम है तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी रोग नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी रोग नहीं है, बताएंगे। परजीवी रोग नहीं है, डेंगू, पायरिया, पेचिस, कालाजार। तो आपको याद रखना है जो डेंगू ज्वार है ये क्या है आपका, ये परजीवी रोग नहीं है। ठीक है, डेंगू कैसा है, डेंगू आपका विषाणु है, विषाणुजनक है। कैसा है सर, ये आपका विषाणुजनक है। ठीक है, विषाणुजनक है। बाकी पायलेरिया है, कालाजार है, पेचिस है, ये आपके परजीवी जनित रोग हैं। ठीक है, परजीवी जनित रोग होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बढ़ाने से, आ जाइए अब साइंस में, अब आपको ले चलते हैं फिजिक्स की, और अभी तक आपने बायोलॉजी पढ़ी। दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताएंगे। दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या पड़ा, अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा भाई साहब, द्रव का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा, और दाब घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक भी घट जाएगा, याद रखेंगे। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक घटता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु बंधन आपके याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लीजिए। पहला होता है आपका वैद्युत संयोजी, क्या होता है, वैद्युत संयोजी, संयोजी बंधन, संयोजी बंधन। दूसरा जो आपका होता है, मैं आपको बताऊं, दूसरा जो आपका आता है वो सह संयोजी बंधन होता है, सह संयोजी बंधन। तीसरा जो आपका होता है वो उप सह संयोजी बंधन, उप सह संयोजी बंधन। 3 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, परमाणु बंधन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता, केमिस्ट्री आ जाएगी भाई साहब, निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होती है, बताएंगे। HCl3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, H2SO4, CH3COOH, बताएंगे। तो आपको याद ना, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसकी प्रबलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो प्रबलता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, फिर से फिजिक्स, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। ये आपके, अगर आप MTS देंगे या CGL वगैरह देंगे तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, लेखपाल में भी पूछ सकता है, क्योंकि साइंस के 2-3 क्वेश्चन आपको लेखपाल में भी देखने को मिलेंगे और UPSI में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर C का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको इसमें सुमेलित करना है, आपको दिए गए हैं कुछ मात्रक, इधर दिए गए हैं और इधर उनके कार्य दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं ये सभी आपके सुमेलित हैं। जैसे वेरोमीटर जो है ये वायु दाब मापता है, आइडियोमीटर ये आपकी ध्वनि की तीव्रता मापता है, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है, और अमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापता है, याद रखेंगे। तो आपके ये सभी हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन खासकर SSC GD वाले इसको ध्यान दें, सिंगल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपको याद, जैसे पूछ लिया बैरोमीटर का कार्य है तो आपको याद रखना है भैया इसमें वायुदाब मापा जाता है, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं, अमीटर में विद्युत धारा मापते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना जो रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी वो फ्रेंच के वैज्ञानिक थे जिनका नाम हेनरी वेलर था। ठीक है, कब की थी, इन्होंने 1896 में, कब, 1896 में की थी। और इसी खोज के, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको क्या मिला था, 1903 में इनको नोबेल मिला, 1903 में इन्हें नोबेल मिला था।
नोबेल मिला था, याद रखेंगे, नोबेल मिला था हेनरी विकवेरल को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, धमाकेदार क्वेश्चन। क्या मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको याद ना, राइट आंसर क्या होगा? 18 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे, 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? बताएंगे। आंख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? रेटिना, नेत्र, श्लेष्मम, लेंस से, आईरिस थे, बताएंगे। तो जो आंख का रंग होता है, आंख का रंग का मतलब आइरिस से होता है। किससे? आइरिस से होता है। ठीक है, आइरिस से आंख के रंग का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? बताएंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो आपको याद ना, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये क्या है? आपकी 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, जिसमें से 4 आपको दिए गए हैं और 5वीं ये आपकी रही। बोस, आइंस्टाइन, कार्डेसट, ये आपकी 5वीं अवस्था है। ठीक है, याद रखेंगे, बोस, आइंस्टाइन, कार्डेसट। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्कोर क्या रहा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने वायरों में, जहाँ भी आप जुड़े हैं। अगर आप SSC GD के छात्र हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर ज़रूर क्लिक करें, आपको सारे वीडियोज़, धमाकेदार वीडियोज़ मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।